आज हम 23 दिसंबर के करंट अफेयर्स डिस्कस करेंगे। मैं हूं अविनाश और मेरे साथ है अंकुर आनंद। और करंट अफेयर्स जो है एक एक घंटे का वीडियो देखने का कोई पॉइंट नहीं है, दैट विल वेस्ट ओनली योर टाइम। 8-10 मिनट 15 मिनट बहुत है एक दिन करंट अफेयर्स कवर करने के लिए। सो लेट्स स्टार्ट विद टुडेज वीडियो। तो पहला क्वेश्चन है आपका, बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्राइन काफी डिबेट में है, डिस्कशन में है ये, ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। द डॉक्ट्राइन लिमिट्स पार्लियामेंट्स पावर, लिमिट करता है पार्लियामेंट की पावर को, टू अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन ओनली विद रिस्पेक्ट टू फंडामेंटल राइट्स। कह रहा है ओनली फंडामेंटल राइट्स से रिलेटेड में ये लिमिट करता है। सेकंड ऑप्शन, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया एक्सप्लिसिटली डिफाइंस द एलिमेंट्स दैट कॉन्स्टिट्यूट इट्स बेसिक स्ट्रक्चर। ये कह रहा है बताता है, एक्सप्लिसिटली बताता है कॉन्स्टिट्यूशन ने क्या क्या बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट है। थर्ड ऑप्शन इज लॉज प्लेस्ड इन द नाइन्थ शेड्यूल आफ्टर 24 अप्रैल 1973 आर इम्यून फ्रॉम जुडिशियल रिव्यू। कि अगर आपने नाइन्थ शेड्यूल में डाल दिया 24 अप्रैल 1973 के बाद, तो वो लॉ इम्यून हो जाएंगे, जुडिशियल रिव्यू नहीं कर सकते उसका। एंड द फोर्थ क्वेश्चन इज जुडिशियल रिव्यू इटसेल्फ फॉर्म्स द पार्ट ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। कह रहा है कि जो जुडिशियल रिव्यू वाली जो पावर है वो खुद ही अपने आप में जो है बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट है, वो भी बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट है। सो पॉज द वीडियो, थोड़ा टफ क्वेश्चन है ये, एंड टेक 5-10 सेकंड्स एंड मार्क द आंसर। तो द राइट आंसर फॉर दिस इज कि ओनली वन ऑप्शन इज करेक्ट, दैट इज फोर्थ ऑप्शन इज करेक्ट। ये तो सही है, बाकी तीनों ही गलत हैं। जुडिशियल रिव्यू पॉसिबल है, नाइन्थ शेड्यूल में होगा तब भी। देन डिफाइन, ये एक्सप्लिसिटली डिफाइन नहीं करता है हमारा कॉन्स्टिट्यूशन। और सिर्फ फंडामेंटल राइट नहीं, और भी कोई चीज अगर है जो बेसिक का पार्ट है तो उसको रिव्यू किया जा सकता है, तो लिमिटेड नहीं है। तो आप लोगों को आज कमेंट करके बताना है कि इस डेट का क्या इंपॉर्टेंस है, इस डेट को क्या हुआ था, व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ दिस डेट। और ये कौन से केस में बोला गया था, केस का नाम बताओ कि जिसमें बोला गया था नाइन्थ शेड्यूल में होने के बाद भी आप उसको जुडिशियल रिव्यू कर सकते हो। Coming to question number two, with reference to FTA, consider the following statement. First, FTA primarily aim to reduce or eliminate tariff and non-tariff barriers between participating countries without adopting a common external tariff. Second, FTAs may include provisions on services, investment, intellectual property, and movement of professionals in addition to trade in goods. Third, entering into an FTA automatically requires member countries to harmonize their monetary and fiscal policies. तो पॉज करेंगे एंड मार्क करेंगे आप लोग आंसर। ठीक है, अब यहाँ पे फोकस करो कि जो आपका थर्ड पॉइंट है कि एंटरिंग इनटू एफटीए ऑटोमेटिकली रिक्वायर मेंबर कंट्री टू हार्मोनाइज देयर मॉनेटरी एंड फिस्कल पॉलिसी। इसका मतलब क्या हुआ? सपोज इंडिया एंड न्यूजीलैंड ने एफटीए साइन किया, इसका मतलब ये है कि इंडिया की जो फिस्कल पॉलिसी है विथ रेस्पेक्ट टू इन्फ्लेशन, विथ रेस्पेक्ट टू ग्रोथ, वो अलाइन हो जाएगी न्यूजीलैंड से। ये तो पॉसिबल नहीं है, राइट? वो कब होता है? वो यूरोपियन यूनियन के केस में होता है, एशियान के केस में होता है, लिमिटेड, जो वहां पे मॉनेटरी यूनियन की बात होती है। तो ये ऑप्शन गलत होगा, तो करेक्ट विल बी ए 1 and 2। Then the third question for the day, with reference to Shakti Scholars National Commission for Women Young Research Fellowship, NCW का fellowship है ये। The fellowship is open only to candidates who have completed a master's degree or higher in gender studies or social sciences। कह रहे इस स्फेयर में होना चाहिए और मास्टर्स होना चाहिए एटलीस्ट। And the second option is the fellowship supports short-term policy-oriented research on women-centric issues विद फेज्ड रिलीज ऑफ फाइनेंशियल असिस्टेंट। की फेज में पैसा देंगे, पार्ट पार्ट में पैसा देंगे, और वुमेन सेंट्रिक इशू पे जो पॉलिसी सेंट्रिक रिसर्च होना चाहिए। एंड द थर्ड ऑप्शन इज द नेशनल कमीशन फॉर वुमेन implements the fellowship to strengthen evidence based inputs for gender responsive governance। okay, so pause the video। स्कीम रिलेटेड है ये, इंपॉर्टेंट है, यूपीएससी पूछता रहा है स्कीम से रिलेटेड क्वेश्चंस। टेक 5-10 सेकंड्स एंड देन मार्क द आंसर। सो द राइट आंसर फॉर दिस इज, जो सेकंड और थर्ड ऑप्शन है ये करेक्ट है आपका, कि विमेन रिलेटेड इश्यूज पे स्टडीज को लेके है, और ऑब्वियसली आप उस पर रिसर्च करोगे तो आपका जो है स्ट्रेंथन हो जाएगा जेंडर रिस्पॉन्सिव गवर्नेंस। फर्स्ट ऑप्शन आपका इनकरेक्ट है, इसका जो मिनिमम क्राइटेरिया है दैट इज ग्रेजुएशन। आप ग्रेजुएशन वाली चीज क्राइटेरिया मानोगे, प्रिफरेबल होगा कि आपने हायर स्टडीज भी कर रखी हो। Coming to question number 4, with reference to the Mars atmosphere and volatile evolution Marvin mission, consider the following statement. First, Marvin primarily studies the lower atmosphere and surface geology of Mars. Second, the mission investigates how solar wind interactions have contributed to the loss of Mars atmosphere. Third, Marvin also serves as a communication relay for surface missions operating on Mars. तो पॉज करेंगे एंड मार्क करेंगे आप लोग आंसर।
ठीक है। यहाँ पे जो फर्स्ट ऑप्शन है वो क्या दे रखा है कि मार्विन प्राइमरली स्टडीज द लोअर एटमॉस्फेयर एंड सरफेस जियोलॉजी ऑफ मार्स, ये गलत है। क्यों? बिकॉज ये अपर एटमॉस्फेयर करता है, जैसे कि आयनोस्फेयर हो गया, एटमॉस्फेरिक जो लेयर्स हो गया वो हो गया, एंड सरफेस जियोलॉजी को नहीं करता है ये। ठीक है, तो फर्स्ट ऑप्शन इज रॉन्ग। ठीक है, तो करेक्ट आंसर जो है वो क्या होगा? ऑप्शन 2 एंड ऑप्शन 3, दैट विल बी ए। Then the fifth question, with reference to ghost pairing, okay, ghost pairing as a cyber fraud technique, काफी न्यूज में है ये। आपका साइबर फ्रॉड रिलेटेड एक क्वेश्चन तो आप एक्सपेक्ट कर ही सकते हो प्रीलिम्स में। घोस्ट पेयरिंग इन्वॉल्व्स अनऑथराइज्ड लिंकिंग ऑफ अ विक्टिम्स मैसेजिंग अकाउंट टू अनदर डिवाइस by exploiting built-in multi-device features rather than breaching device security system। की कह रहा है कि उसको अकाउंट को, आप विक्टिम का जो मैसेजिंग अकाउंट है उसको दूसरे डिवाइस से हम लिंक कर देंगे, ठीक है। देन सेकंड ऑप्शन इज द टेक्निक अलाउज अटैकिंग अटैकर्स टू मॉनिटर कन्वर्सेशन को मॉनिटर करेंगे, एक्सेस शेयर्ड कंटेंट इन रियल टाइम विदाउट रिक्वायरिंग सिम डुप्लीकेशन और डिक्रिप्शन ऑफ मैसेजेस। बेसिकली आपके डिवाइस का सारा चैट वगैरह जो है उनको रियल टाइम में एक्सेस मिल चुका है। एंड थर्ड ऑप्शन इज द सक्सेस ऑफ अ घोस्ट पेयरिंग अटैक इज contingent upon user manipulation such as inducing the victim to approve a device linking request और डिस्क्लोज अ वेरिफिकेशन कोड। बेसिकली आपको मैनिपुलेट कर दिया गया कि आपने अपना डिवाइस जो है लिंक करवा दिया, जैसे मान लो व्हाट्सएप वगैरह में होता है कि आपका पेयर करवा दिया तो आपका डिवाइस का उनके पास एक्सेस आ गया। ओके, सो मैनिपुलेशन वगैरह इन्वॉल्व है इसमें। सो रीड द ऑप्शंस एंड मार्क द आंसर। पढ़ के ही आपको समझ में आ गया होगा, ऑल थ्री ऑप्शंस आर करेक्ट। आइडिया ही ये है घोस्ट पेयरिंग कि आपको पेयर करके आपका डिवाइस जो है एज ए घोस्ट वो यूज कर रहे हैं और सारे मैसेजेस उनको एक्सेसिबल हैं। Coming to question number 6, with reference to micro meteoroids and orbital debris (MMOD), consider the following statement. First, micro meteoroids are natural space particles that generally travel at much higher velocities than most human-made orbital debris. Second, the Kessler syndrome refers to a situation where collisions between space objects increase the overall population of debris, raising the probability of further collisions. Most MMOD threats to spacecraft can be completely mitigated through real-time tracking and collision avoidance maneuvers. तो पॉज करेंगे एंड मार्क करेंगे आप लोग आंसर। ठीक है, तो यहाँ पे जो थर्ड ऑप्शन है आपका कि मोस्ट एमएमओडी थ्रेट्स टू स्पेसक्राफ्ट कैन बी कंप्लीटली मिटिगेटेड, ठीक है, तो ये गलत है। क्यों? क्योंकि मोस्ट एमएमओडी पार्टिकल्स आर टू स्मॉल टू बी ट्रैक, वो ट्रैक करना ही मुश्किल होता है, बहुत छोटे होते हैं वो। एंड रिस्क मिटिगेशन जो है ना वो कम होता है, इतना नहीं होता है कि आप पूरी तरीके से मिटिगेट कर दोगे एंड अवॉइड कर दोगे हर चीज को। तो 1 and 2 इज द करेक्ट, करेक्ट आंसर विल बी ए। जैसे सेवेंथ क्वेश्चन, भारत टैक्सी इनिशिएटिव, आपको पता होगा कर्नाटका में, गोवा में काफी डिस्कशन और डिबेट चलता रहता है कि जो ओला उबर या इस तरह के टैक्सी वालों को अलाउ करना चाहिए नहीं करना चाहिए, या नॉर्मल टैक्सी वाले जो हैं प्रोटेस्ट कर रहे थे इनको लेके। सो इट इज इंडिया फर्स्ट कोऑपरेटिव बेस्ड नेशनल राइड हेलिंग प्लेटफॉर्म वेयर ड्राइवर्स आर शेयर होल्डर्स। एंड सेकंड ऑप्शन इज इट इज ऑपरेटेड बाय अ प्राइवेट कंपनी registered under the Companies Act 2013। And the third option is the initiative allows zero commission transfer of fares directly to drivers। कह रहा है कि कोई कमीशन नहीं कट होगा ऑर्गेनाइजेशन का, सीधा सारा पैसा उनके पास जाएगा ना। अब इसमें आप एक चीज देख सकते हो कि इन दोनों में से एक ही ऑप्शन करेक्ट हो सकता है, वन और टू में से, अगर आपको कुछ भी नहीं पता है तो। प्राइवेट कंपनी होने का चांस वैसे भी नहीं होगा, कॉमन सेंस आप लगाएंगे, प्राइवेट कंपनीज ऑलरेडी आर देयर, ओला है, उबर है, रैपिडो है, या अदर ऑर्गेनाइजेशंस आर देयर। सो सेकंड ऑप्शन विल बी इनकरेक्ट एंड 1 and 3 आर करेक्ट। Coming to question number 8, Yellowstone National Park is best known for which one of the following features? First, a coral, A, coral reefs and marine biodiversity, B, glacial fjords and polar ice sheets, C, geothermal features such as geysers and hot spring, D, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट एंड मॉनसून क्लाइमेट। तो यूपीएससी ने पास्ट में भी ये क्वेश्चन पूछा हुआ है एंड ये यूएस के अंदर है, ठीक है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है सी, जियो थर्मल फीचर्स होते हैं जैसे गीजर्स एंड हॉट स्प्रिंग इस येलो स्टोन नेशनल पार्क के अंदर।
सो दिस इज योर बोनस क्वेश्चन फॉर द डे। निसार मिशन आप लोगों ने सुना होगा, न्यूज में पढ़ा होगा। निसार मिशन किस चीज से रिलेटेड है और कौन से ऑर्गेनाइजेशन इसमें इन्वॉल्व है? जो निसार मिशन किस चीज से रिलेटेड है एंड कौन से ऑर्गेनाइजेशन इसमें इन्वॉल्व है? डू कमेंट अबाउट